हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं फ्रेंड, जो हम लोग इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का जो एमसीक्यूज़ कर रहे थे उसके आगे का पार्ट मैं आज लेकर के आई हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और ये जो चैप्टर है आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतने एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, अभी जो हमें पढ़ना है वो है डॉग्स, कैट, कैटल एंड बुफेलोज, इनके एमसीक्यू हैं। देन आगे आपको अदर जो फील्ड है जिसमें कि आपका एपी कल्चर है, सेरीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप ये इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आप स्टडी करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो मेरा चैनल है इसके बारे में आप लोगों को पता है कि ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराती हूँ, प्लस आपके जो टीजीटी के साइंस के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन इस पर होती है। आप में से जो कोई भी बायोलॉजी या साइंस की प्रिपरेशन करना चाहता है और जो एमसीक्यूज़ के थ्रू और प्रैक्टिस सेट के थ्रू, प्लस इसमें मैं थ्योरी भी क्लियर करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोग मेरे चैनल पे कर सकते हैं। ओके, साइंस के लिए मैं बता दूं कि जो फिज़िक्स का और जो केमिस्ट्री का है उसका एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों ही अपलोड हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है मैंने, उस प्लेलिस्ट से खोल करके देख सकते हैं, आप लोगों को ईजी होगा। प्लस बायोलॉजी के लिए तो जो लेक्चर हैं वो चलते चले आ रहे हैं बहुत पहले से, जब से कि मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रही थी। और देन जब DSSB का लिए जो नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद से मैंने इस पर साइंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो जितने भी लोग हैं चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू है। और जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन आपके पास आने लगेगा। मेरा फेसबुक ग्रुप भी है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है वो टीजीटी पीजीटी साइंस की प्रिपरेशन बाय रूही एडुकेटर ऐसे करके अगर आप सर्च करेंगे FB पे तो आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग जो ज्वाइन करें, जो भी आप लोगों को करना है, जो भी आप लोगों की चॉइस हो वो कर सकते हैं। आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं अपने लेक्चर में आप लोगों को ये भी बता रही हूँ फ्रेंड कि जो भी आप लोगों की प्रिपरेशन है वो आप लोग प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िएगा कि आप लोग 1 महीने में या 2 महीने में कर लेंगे जल्दी से। ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दी का कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है सक्सेस के लिए। ओके, कुछ लोग जो है वो सोच रहे हैं कि अभी तो एग्ज़ाम की डेट तक नहीं आई है और बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रहा है, डिले हो रहा है, तो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन या करूँगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। देखिए मैंने बहुत लोगों से मिली हूँ, ऐसे लोग जिनको सक्सेस मिली है, मेरे खुद रिलेटिव्स हैं, मेरे खुद जानने वाले भी हैं। तो अब उनको अगर मैं देखूंगी, उनका एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो उसमें ये है फ्रेंड कि 1 साल कम से कम मिनिमम 6 मंथ की प्रिपरेशन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है टीजीटी पीजीटी के टीचर के रूप में। ओके, तो इसलिए मैं आपको इसीलिए सजेशन दे रही हूँ, आपको सही बिल्कुल मैं सजेशन दे रही हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को छोड़िए मत, लगातार करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आपका ये बेनिफिट होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और आप कम टाइम में क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। प्लस आप लोग क्वेश्चन में जो जो 4 ऑप्शन के बाद जो डाउट क्लियर होता है वो आपकी चीज़ें सारी बिल्कुल सही हो जाएंगी, ब्रशअप हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डॉग्स, कैट, कैटल्स एंड बफेलोज पे क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द फॉरवर्ड स्टीरियोस्कोपिक विजुअल फील्ड विल बी द ग्रेटेस्ट इन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो फॉरवर्ड यानी जो आगे देखने का जो विज़न होता है एनिमल्स में, तो उसमें कहा जा रहा है जो स्टीरियोस्कोपिक जो विजुअल फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा किस एनिमल में हाई होती है, कौन सबसे ज़्यादा इस तरीके से देख सकता है, उस फील्ड इतना फील्ड व्यू ले सकता है। तो A कैट है, देन B डेयर, C रैबिट और D है हॉर्स। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक कैट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है जिलेटिन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फोटोग्राफिक इमल्शन इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए फ्रेंड, जो जिलेटिन है वो आइसक्रीम्स वगैरह में भी यूज़ होता है, मतलब फूड इंडस्ट्री में भी काफ़ी इसका यूज़ है। तो A है चिकन, B फॉरेस्ट, C फिश एंड D कैटल। तो जिलेटिन कहाँ से मिलता है ये पूछ रहे हैं, तो किसका बाई प्रोडक्ट है, तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, D कैटल। ओके, कैटल का जो है ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 2 का डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ थर्ड देखते हैं फ्रेंड। थर्ड है द मिल्क ऑफ विच वन ऑफ दीज हैज़ मोर फैट कंटेंट, कि दिए हुए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा फैट कंटेंट पाया जाता है। तो ए काऊ, बी बफेलो, सी शीप एंड डी है गोट। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसके मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो थर्ड का बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो भैंस का जो मिल्क होता है, दूध होता है या बफेलो मिल्क होता है, इसमें सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। और छोटे बच्चों के लिए जो 1 साल के होते हैं जो और या फिर जो कम एज के 6-7 मंथ के होते हैं और अगर बॉटल से फीड करते हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि वो काऊ का मिल्क लें। क्यों? क्योंकि जो काऊ होती है उसका मिल्क जो होता है लो फैट का मिल्क होता है और हाई प्रोटीन होती है। उसमें फैट की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वो बच्चों के पेट के लिए अच्छा होता है, उसको बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो रेकमेंड किया जाता है वो काऊ मिल्क किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ। मोस्ट ऑफ द फीमेल बुफेलो शो साइन ऑफ हीट इन दी ए मॉर्निंग, बी आफ्टरनून, सी इवनिंग एंड डी नाइट। तो यहाँ पे फीमेल बुफेलो के बारे में पूछा गया है, तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 का वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो कि डी में इनमें जो है वो साइन ऑफ हीट देखने को मिलता है जो गर्मी से रिलेटेड है। ओके, नाउ अब यहाँ पे फिफ्थ वाला है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी नागपुरी बुफेलोज आर कैटेगराइज्ड एज ए मिल्कर्स, बी ड्रॉट कैटल, सी डोल पर्पज एंड डी ग्रेजर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ये जो फिफ्थ का ए मिल्कर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो नागपुरी बफेलोज होती हैं वो मिल्कर्स मतलब कि मिल्क देने का काम, बहुत ज़्यादा मिल्क देती हैं। ओके, तो इसीलिए इनको मिल्कर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, कुछ नेम बताऊँगी और उसके बाद यूज़ भी बताऊँगी उनका। तो कुछ ब्रीड हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो जर्सी है, ओके, जर्सी का नाम आपने सुना होगा, जर्सी। तो ये जो जर्सी है ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो अगर हम लोग ओरिजिन की बात करें तो ये जो आइलैंड ऑफ जर्सी से ये आई होती है और इसको मतलब ओरिजिन इसका वहीं पर है। ओके, फिर एक आप नेम सुनेंगे यहाँ पे होल्स्टीन, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, होल्स्टीन के बारे में पूछा जा चुका है और इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, होल्स्टीन एंड फ्राइजियन। ओके, होल्स्टीन एंड फ्रीजियन जो ब्रीड है ये क्या है, ये हॉलैंड की है। ओके, ये हॉलैंड कंट्री की है और ये कहा जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बेस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड है। सबसे ज़्यादा दूध होता है इससे। ओके, सबसे ज़्यादा दूध निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है ये बेस्ट मिल्क यील्डिंग है, यहाँ पे बेस्ट मिल्क सबसे ज़्यादा इसमें मिल्क मिलेगा, तो बेस्ट मिल्क यील्डिंग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता दूँ आपको। अब एक है आपकी आयरशायर। ओके, ये है आयरशायर। ये जो आयरशायर है ये कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है, ये स्कॉटलैंड की है। ओके, और उसके बाद ब्राउन स्विस, तो स्विस इनके नेम में है, तो ये बिल्कुल ही कहाँ पे पाई जाएंगी, स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड की हैं ये ब्राउन स्विस। ओके, और कुछ बुफेलो की ब्रीड होती है जैसे कि आपकी मुर्रा, मुर्रा भैंसें आपने सुनी होंगी, तो ये मुर्रा हैं। और आपकी जाफराबादी हैं। ओके, जाफराबादी, जाफराबादी है। और महसाना है, महसाना, ये महसाना है। और नागपुरी, नागपुरी के बारे में बात की जाती है, अभी बात की ही जा रही है। सुरती एक ब्रीड होती है, भदावरी ब्रीड होती है। और यहाँ पे जिसके बारे में पूछा गया है या क्वेश्चन पुट किया गया है वो है नागपुरी। ओके, तो ये जो होती हैं, अब यहाँ पे आपको इतनी सारी जो है ब्रीड्स पता चल गई हैं। और बाकी जो कैटल होते हैं फ्रेंड, उनको ब्रीड, जो कैटल की जो ब्रीड होती हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। कैटल की ब्रीड को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। जो पहली जो होती हैं वो मिल्च ब्रीड कहलाती हैं। ओके, पहली जो है मिल्च ब्रीड है। दूसरी ड्रॉट, यानी कि जो सूखा वाला होता है ड्रॉट। ओके, ये दूसरी ड्रॉट मिल्च जो ब्रीड होती है। और तीसरी होती हैं डुअल पर्पस, यानी कि जनरल यूटिलिटी। तो इनको डुअल पर्पस भी कहते हैं, ये दोनों काम कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मिल्च ब्रीड होती हैं इनमें क्या होती है, जैसे कि जो काऊ हैं, काऊ की ब्रीड है और ये मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अच्छा दूध देती हैं। ओके, और जो जैसे कि आपके गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, नोट करते रहिएगा, ये जो मिल्च है मैं उनके बारे में बता रही हूँ।
मिल्स में है आपकी गिर प्रजाति, साहिवाल, ओके साहिवाल ब्रीड है आपकी, रेड सिंधी है, रेड सिंधी, ओके देवनी भी एक है। और जो बाकी जो ड्रॉट ब्रीड होती हैं दूसरे नंबर पर जो मैंने बताया था कि ये क्या करती हैं, जो ड्रॉट ब्रीड होती हैं ये जो है काम करने के लिए, जैसे खेतों में काम वगैरह करते हैं, हल चलवाते हैं, ओके तो ये जो है वर्किंग बहुत अच्छी मतलब गुड एट वर्किंग होती हैं, अच्छा काम करती हैं। लेकिन जो इनकी काऊ होती हैं वो बहुत कम मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं, क्योंकि ये वर्क करने के लिए ही अच्छी हैं। तो बुलॉक्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं जो बैल होते हैं इनके, लेकिन जो काऊ होती हैं वो बहुत कम मिल्क दे पाती हैं। अब इसमें जो है आपकी नागेरी एक पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो ये नागेरी है, ओके। और हलीकर है, हलीकर ये भी ड्रॉट ब्रीड है, एग्ज़ाम में आ चुका है हलीकर के बारे में भी। तो हलीकर एग्ज़ाम जो है ड्रॉट ब्रीड है, तो इनके जो बैल हैं वो तो अच्छा काम करेंगे खेतों में या जहाँ पे भी इनसे काम लिया जाएगा, बट इनकी जो काऊ होती हैं वो क्या होती हैं, कम दूध देती हैं। नाउ जनरल यूटिलिटी या डोल पर्पज़ में क्या होगा, ये जो इस ब्रीड की जो काऊ होती हैं वो गुड मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, अच्छा मतलब गुड मिल्क देंगी ये, तो अच्छा मिल्क देती हैं ये। और क्या होगा, और ये जो इनके बैल होते हैं, बुलॉक्स होते हैं, ये अच्छे ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, यानी कि सूखे में या ड्रॉट में ये काम कर सकते हैं, ड्रॉट एनिमल्स के कैटेगरी में रखा गया है उनको। तो इस तरीके से आपके पास कुछ आपको ब्रीड्स पता चल गई हैं फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, तो इसमें आपको नागपुरी बुफेलो के बारे में पूछा गया, तो ये मिल्कर्स के रूप में काम करती हैं। नाउ अब यहाँ पे 6 है, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ड्रॉट एनिमल इज़, कि ड्रॉट एनिमल का सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है। ए मोर कंजप्शन ऑफ बायो एनर्जी दैन प्रोडक्शन, बी शॉर्ट लाइफ स्पैन, सी अर्ली रिटायरमेंट एंड डी लेस रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो बायो एनर्जी होती हैं उसका कंजप्शन ज़्यादा करती हैं और उसका प्रोडक्शन कम करती हैं, ओके। कंजप्शन ज़्यादा है इनके में, खर्च ज़्यादा है, और जो इनसे यील्ड मिलनी चाहिए, प्रोडक्शन मिलना चाहिए, वो कम है। तो नाउ 7th वाला देख लेते हैं, ह्यूमन प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द मिल्क और सीमेन ऑफ फार्म एनिमल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, कह रहे हैं जो ह्यूमन प्रोटीन है क्या वो मिल्क या फिर सीमेन में फार्म एनिमल्स के प्रोड्यूस की जा सकती हैं, किसी भी फार्म एनिमल के मिल्क या सीमेन में प्रोटीन प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स, प्रोटीन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन मिल्क, सी फॉल्स, प्रोटीन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सीमेन, एंड डी फॉल्स, एनिमल्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रू है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ट्रू है। मिल्क में प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मिल्क या सीमेन में। नाउ 8 हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाई प्रायॉन्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे ए है शीप, बी काउ, सी पोटैटो एंड डी मैन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, काउ। ओके, इसको आप लोग ज़रूर नोट्स में अपने लिख लीजिएगा कि जो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी डिजीज़ होती है प्रायॉन से, वो काउ से होती है। फिर जो 9th है वो है, सेलेक्ट द ग्रुप हैविंग 1 बुफेलो ब्रीड इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, अब यहाँ पे ग्रुप आपको एक सेलेक्ट करना है जिसमें जो है केवल बुफेलो ब्रीड है इंडिया की, ओके, सिर्फ भैंसें हैं। तो ए है आपकी सुरती, मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, बी मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, हरियाणा, सी मुर्रा, नागपुरी, हरियाणा, ओंगोल, एंड डी है नागपुरी, हरियाणा, ओंगोल, सिंधी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पहला ही वाला हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल मैंने अभी जब एक्सप्लेन करी थी तो बता भी दिया था कि सुरती, मेहसाना, मुर्रा, नागपुरी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सबके नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड, ये हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन आप इसको 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं। सपोज अगर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, द साइंटिफिक नेम ऑफ जेबू इज़, तो अब आप इसको जो भी आंसर करेक्ट होगा उसको उसके आगे लिख लीजिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ जेबू इज़, ए बॉस इंडिकस, बी बॉम्बैक्स मोरी, सी बैबलस बेबिलिस, डी गैलस गैलस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 के लिए, फॉर 10 इज़ बॉस इंडिकस। ओके, तो बॉस इंडिकस को जेबू भी कहा जाता है, मतलब जेबू जो है जो साइंटिफिक नेम है इसका बॉस इंडिकस है।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है द येलो कलर्ड मिल्क सिक्रेटेड बाय कैटल सून आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ इज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए काइम, बी काइल, सी कोलेस्ट्रॉल, डी कोलेस्ट्रम। तो यहाँ पर देख लीजिए, येलो कलर्ड का मिल्क होता है जब काफ पैदा होता है या फिर काऊ का बच्चा पैदा होता है, भैंस का बच्चा पैदा होता है, तो क्या होता है, जो मिल्क का कलर होता है, जो पहला मिल्क होता है उसका वो जो होता है उसको जो है येलो कलर होता है। उसका बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है उसमें, अब बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और तो ये जो यहाँ पे 11 है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और फ्रेंड जो ह्यूमन में भी जो मदर्स मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो जो पहला मिल्क होता है ह्यूमन बेबी के लिए भी, वो भी क्या होता है, उसको भी कोलेस्ट्रम ही कहते हैं। और वो भी येलो इन कलर होता है, लाइट येलो इन कलर, और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन उसमें होती है। ओके, तो यहाँ पे जो 12th है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द बेस्ट मिल्क ब्रीड इन द वर्ल्ड। ए चिट्टागोंग, बी देवनी, सी हॉल्स्टीन फ्राइजियन एंड डी है सिंधी। तो यहाँ पे आपको मैंने इसके बारे में बताया है, तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे कि कौन सा है। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हॉल्स्टीन करेक्ट हो चुका है। नाउ 13 है, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। ए स्यूडोमोनास, बी सैल्मोनेला, सी वायरस एंड डी है एनाबेना। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, वो क्या हो जाएगा, 13 का हमारे पास सी वायरस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नाउ अब मैं पहले आपको शीप, गोट्स एंड पिग पे जो क्वेश्चन है उसको बता देती हूँ, फिर आगे डिस्कस कर लूँगी। चलिए, शीप, गोट एंड पिग्स पे क्या है। ए शीप इज़ शेयर्ड फ्रॉम ए मई टू दिसंबर, बी अगस्त टू सितंबर, सी अप्रैल टू अक्टूबर एंड डी है होल ऑफ द ईयर। तो कह रहे हैं ये जो शीप की जो शेयरिंग होती है, शीप इज़ शेयर्ड फ्रॉम, ये कब किस किस मंथ में होती है या पूरे साल होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, अगस्त टू सितंबर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2, जिसमें है विच वन ऑफ द एनिमल हैविंग वेल डिफाइंड ब्रीडिंग सीजन फ्रॉम नवंबर टू मार्च। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका जो है वेल डिफाइंड ब्रीडिंग सीजन होता है नवंबर से लेकर के मार्च तक में वो ब्रीडिंग करता है। ए कैमल, बी पिग, सी म्यूल एंड डी डोंकी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बी पिग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स, डंकी एंड म्यूल्स के बारे में। द एनिमल विच इज़ यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन माउंटेन टेरेन्स। ए हॉर्स, बी म्यूल, सी डोंकी एंड डी कैमल। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 का, सॉरी जो 1 का, यहाँ पे हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बी है म्यूल। म्यूल आप लोग जानते होंगे, खच्चर। ओके, तो ये खच्चर है फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है म्यूल इज़ प्रोडक्ट ऑफ। बिल्कुल, म्यूल इज़ प्रोडक्ट ऑफ ए ब्रीडिंग, बी म्यूटेशन, सी हाइब्रिडाइजेशन, डी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूल का। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का, वो क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ पे डी हो जाएगा। जो म्यूल होता है, खच्चर होता है, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। ओके, उसका प्रोडक्ट है ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ पे नाउ नेक्स्ट हम लोग अब कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, ओके, वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसमें क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है इसमें बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं। किसके लिए, ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी जो लाइव स्टॉक है, यानी जो एनिमल्स हैं उनका क्या करना है, उनकी ब्रीडिंग करनी है, उनको बहुत अच्छे से उनको बड़ा करना है और उनके प्रोडक्ट्स को लेना है। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं वो तो जैसे कि प्रॉफिट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक बोला जाता है। ओके, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको प्रॉफिट के लिए यूज़ बोलते हैं वो हमारे पास लाइव स्टॉक होते हैं, जिंदा, लाइव जिंदा स्टॉक। तो देखिए, अब जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसमें केयर करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं लाइव स्टॉक, जैसे बुफेलो, काऊ, पिग, हॉर्स, कैटल, शीप, ये सारी हैं। ओके, तो अब इसको एक्सटेंड भी किया गया। और क्या एक्सटेंड करके किया गया, एक्सटेंड करने में इसमें पोल्ट्री, जिसमें कि आपकी जो मुर्गी पालन वगैरह होता है उसको भी इंक्लूड किया गया, प्लस फिशरी। ओके, जिसमें कि फ़िश को पालते हैं, फिशरी और पोल्ट्री भी इंक्लूड की गई।
और ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें देखिए हस्बेंड्री नेम क्यों रखा गया। हस्बेंड्री जो नेम होता है वो वर्ड हस्बैंड से आया है। ओके, जो हस्बैंड होते हैं, पति लोग होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वन हु टेक्स केयर, जो केयर करता है। ओके, अब इसमें जो है आपका लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी होता है। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स का, ऐसे एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू एनिमल्स जो कि जो है इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, अब देखिए ये जो आपका एनिमल ब्रीडिंग है, इसमें ब्रीडिंग के दो मेथड्स हैं। तो एक जो मेथड है इसमें है आपका इन ब्रीडिंग। ओके, मैं इसको यहाँ पे इसीलिए बता रही हूँ, इसमें जो है यहाँ पे आपका एक मेथड है इन ब्रीडिंग। ओके, और जो दूसरा मेथड है उसका नेम है आउट ब्रीडिंग। ओके, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग के दो मेथड्स हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग में बहुत ही क्लोज जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी मेटिंग कराई जाती है। और इनकी जो जनरेशन है वो 4 से 6 जनरेशन तक, ठीक है, वो सेम ही ब्रीड होनी चाहिए, यानी कि 4 to 6 जनरेशन हो सेम ब्रीड की, और उनके क्लोज रिलेटिव की क्या करते हैं, मेटिंग कराते हैं। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग वाला, ये क्वेश्चन KVS के PGT में आ चुका है। ओके, और चूँकि यहाँ पे अब मैं जो बायोलॉजी है, जो मेरा चैनल है, इस पर मैं सारे एग्ज़ाम से प्रिपरेशन करा रही हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम में आ गया है तो वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं वो नीट में भी आते हैं, वही बायोलॉजी है, वही सिलेबस है CBSE का, या तो फिर NCERT का फॉलो हो रहा है, और वही क्वेश्चन आपका केंद्रीय विद्यालय के PGT में भी पूछा जाएगा, वही उसी तरह का क्वेश्चन आपका नवोदय के PGT बायोलॉजी में पूछा जाएगा, और वही टाइप के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो आपके UP के TGT PGT बायोलॉजी में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन को आपको कैटेगराइज सिर्फ इस बेसिस पे करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इन ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, आउट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, वो KVS में कई बार पूछा जा चुका है, और यहाँ पे आपका जो PGT का बायोलॉजी है UP का, उसमें भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बता रही थी कि 4 to 6 जनरेशन तक वो जो सेम ब्रीड है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स की मैटिंग कराते हैं इन ब्रीडिंग में। ओके, और जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल होते हैं एक ही ब्रीड के, उनको मैटिंग की जाती है। सुपीरियर मतलब जो अच्छे होते हैं। देन जो आपका इन ब्रीडिंग होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, ये जो इन ब्रीडिंग होता है ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज़ करती है, यानी इससे होमोजाइगस बनते हैं वो उसमें इंक्रीज़ होता है, यानी होमोजाइगस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो होमोजाइगोसिटी का कैरेक्टर ये बढ़ाती है। होमोजाइगोसिटी का कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ब्रीडिंग से क्या इंक्रीज़ होता है, या इन ब्रीडिंग किसको बढ़ावा देती है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देती है कि हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा देती है। ओके, तो ये होमोजाइगोसिटी जो है इन ब्रीडिंग से बढ़ते हैं, और जो इन ब्रीडिंग होती है वो क्या क्यों नेसेसरी होती है, क्यों हम लोग कराते हैं इन ब्रीडिंग, इसलिए कराते हैं क्योंकि जो इन ब्रीडिंग होती है, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एनिमल हमें प्योर लाइन का मिले, यानी कि उसमें कोई भी हाइब्रिड ना हो, या तो फिर उसमें कोई हेट्रोजाइगस ना हो, तो प्योर लाइन एनिमल के लिए हम लोग इन ब्रीडिंग चूज़ करते हैं। क्या चूज़ करते हैं, प्योर लाइन पाने के लिए हम लोग इन ब्रीडिंग चूज़ करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स पता चल गए। तो और ये क्या करती है, इन ब्रीडिंग क्या करती है, ये जो सुपीरियर और जो लेस डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं, ठीक है, उसको जो सुपीरियर जीन्स होते हैं उनको क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, उनको तो रख लेती है, इकट्ठा कर लेती है, उनको स्टोर कर लेती है, लेकिन जो लेस डिज़ायरेबल होते हैं उनको एलिमिनेट कर देती है, उनको हटा देती है जो इनब्रीडिंग होती है। ओके, और जो इनब्रीडिंग होती है इसमें आपका जैसे कि जो क्लोज इनब्रीडिंग होती है स्पेशली, उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी यूजुअली रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये जो इनब्रीडिंग, तब उस केस को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। जब जो मैंने हाइब्रिड वाइगर पढ़ाया हुआ था आपको पहले के जो लेक्चर्स में, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ाया हुआ है ना, उसको आप देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनब्रीडिंग के बारे में तो पता चल गया। नाउ आउट ब्रीडिंग में क्या होता है,
आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं। ओके, ये रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। आउट ब्रीडिंग में आपके अनरिलेटेड एनिमल होते हैं, आउट ब्रीडिंग में आउट ब्रीडिंग। ओके, तो इसमें अनरिलेटेड एनिमल्स होंगे, अनरिलेटेड। और क्या होगा, और इनकी भी आपको जो है 4 to 6 जनरेशन तक क्या होगा, 4 to 6 जनरेशन तक जो पेडिग्री है उसके कोई कॉमन एंसेस्टर्स नहीं मिलने चाहिए। ओके, कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना हो उनके किसी भी साइड से। तो और जो 4 से 6 जनरेशन तक करा करा के उनकी मैटिंग टेस्ट की जाती है। देन उसके बाद इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग होती है ऐसे मैटिंग की, उनको क्या कहते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको आउट क्रॉस बोलते हैं। ओके, इनको आउट क्रॉस का नाम दिया जाता है नाउ। और ये जो आउट क्रॉसिंग होती है, ये ऐसे एनिमल के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए बेस्ट होती ब्रीडिंग मेथड होती है, ऐसे एनिमल के लिए जो जिनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी वो बहुत ही कम है, एवरेज से कम मिल्क प्रोडक्शन का हो रहा है। ओके, और उनकी जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है, जैसे कि बीफ है, कैटल है, इनमें आउट क्रॉसिंग कराई जाती है। तो क्या मिलेगा उनको, जब मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है और जब आपकी आउट क्रॉसिंग कराई जाएगी तो इट मीन्स कि किसी दूसरे और अच्छे सुपीरियर जो है जो ब्रीड होगा उससे इनकी मैटिंग कराई जाएगी। ठीक है, आउट क्रॉसिंग में इनकी जो सेम स्पीशीज़ है या इनकी जनरेशन है उनसे नहीं, कोई ऐसी जनरेशन जिसके एंसेस्टर कॉमन नहीं है उससे ब्रीडिंग करा के फिर हाई क्वालिटी के और ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल से इसकी मैटिंग करा करके क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे, इसीलिए कराया जाता है आउट क्रॉसिंग। नाउ जो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है इसमें क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में तो आउट क्रॉसिंग होती है और क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है। ओके, तो जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है इसमें जो सुपीरियर मेल होते हैं एक ब्रीड से लिए जाते हैं, वो सुपीरियर फीमेल दूसरी ब्रीड से क्रॉस कराए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग में एक जो आपका मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, तो जो मेल है वो सुपीरियर एस लिख देती हूँ और जो सुपीरियर फीमेल है इन दोनों की क्या कराई जाएगी, क्रॉसिंग कराई जाएगी। ओके, तो अब फिर जो है डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो भी चाहिए होती हैं, वो कंबाइन कर दी जाती हैं दोनों से। और जो हाइब्रिड एनिमल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और इस तरीके से जो है हमारे पास एक डिज़ायरेबल ब्रीड मिल जाती है जो हम लोग चाहते हैं, जो भी साइंटिस्ट लोग, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट लोग चाहते हैं। ओके, तो हिसारडेल एक न्यू ब्रीड है जिसको कैसे इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, ये हिसारडेल जो है इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। जो हिसारडेल है ये आपकी इम्पॉर्टेंट ब्रीड है और ये कैसे बनाई गई। ओके, ये जो पंजाबी शीप थी, ओके शीप थी पंजाब की, और इसकी जो क्रॉसिंग की गई वो कैसे की गई। ओके, ये कैसे की गई, ये जो है बीकानेरी, तो ये हिसारडेल जो है यहाँ पे बीकानेरी ईव्स और मरीनो रैम की क्रॉसिंग से बनाई गई। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे बीकानेरी ईव यानी जो ईव था वो बीकानेर का था, एक बीकानेरी ईव, एंड इसकी क्रॉस कराई गई मरीनो रैम से कराई गई। ओके, तो इस तरीके से जो है हिसारडेल एक न्यू जो है शीप की ब्रीड जो है वो डेवलप हुई। ओके, और यहाँ पे इसी तरीके से आपको और सारी भी मिलेंगी, जैसे कि आपकी करन स्विस भी है एक। ओके, फ्राइज वॉल भी है। नाउ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपने भी म्यूल पढ़ा है, तो म्यूल क्या है, इसमें जो है मेल और फीमेल एनिमल होते हैं, तो वो 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ के होते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, जो मेल होगी और फीमेल और मेल जो होगा वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे। ओके, इनको मैटिंग कराई जाएगी, स्पीशीज़ ही बदल दी है। ओके, स्पीशीज़ ही अलग है पूरी। तो जो प्रोजेनी होती है यानी कि जो इनके बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, इसमें जो है दोनों के ही डिज़ायरेबल फीचर्स होंगे। अब जो म्यूल है वो कैसे कैसे क्रॉस कराया गया, जो म्यूल है, म्यूल जो एग्जाम्पल है, इसमें देखिए क्या किया गया, इसमें मेल डोंकी ले लिया गया। ओके, डोंकी तो मेल था, गधा जो था। ओके और जो फीमेल थी वो हॉर्स। ओके, यानी कि हॉर्स तो डंकी से ज़्यादा सुपीरियर होता है, अच्छा एनिमल माना जाता है, और डंकी को तो बोझा ही ढोने के काम में लाया जाता है, लेकिन डोंकी का अपना अलग महत्व है।
तो यहाँ पे डोंकी आपका मेल लिया गया और फीमेल हॉर्स ली गई। अब देखिए ना, दोनों की स्पीशीज़ बिल्कुल अलग है, डोंकी अलग होता है, हॉर्स अलग होता है। तो फिर इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो म्यूल बना, एक खच्चर। ओके, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो आंसर मैं बता ही चुकी थी म्यूल के बारे में। तो म्यूल इज़ प्रोडक्ट ऑफ, ओके, तो म्यूल इज़ प्रोडक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ नेक्स्ट आपका हिन्नी आ गई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हिन्नी इज़ अ हाइब्रिड ऑफ मेल, ए हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, बी डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, सी गोट एंड फीमेल लैम, एंड डी शीप एंड फीमेल गोट। तो यहाँ पे जो हिनी है, हिनी के बारे में देख लेते हैं। ये इनका हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। जो हिनी है ये समझ लीजिए म्यूल की उल्टी है। मतलब कैसे अपोजिट हो गए। अब इसमें देखिए, इसमें हॉर्स लिया गया मेल और डंकी ली गई फीमेल, और म्यूल में क्या हो रहा था, डोंकी मेल था और फीमेल हॉर्स थी। तो यहाँ पे हॉर्स मेल है एंड डोंकी फीमेल है। तो हिनी भी यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। कैमल, एलिफेंट एंड याक। कैमल, एलिफेंट एंड याक में क्या है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कैमल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए 3 हम्स, 2 हम्स, 1 हम्प, वेरिएबल नंबर ऑफ हम्स। तो इंडियन कैमल में कितने कूबड़ या हम्प होते हैं। कूबड़ आपको पता है, जो फैट स्टोरेज करने का काम करता है ये, ओके। तो बहुत सारा फैट इस पर स्टोर रहता है कूबड़ में। तो जो 7 है, इसका जो ए है, सॉरी, इसका जो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो मैं कुछ कंफ्यूज कर रही हूँ फ्रेंड, ओके। कैमल, एलिफेंट एंड याक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो इंडियन कैमल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, तो सबको पता है ये एक ही कुबड़ होता है उसमें। और मैं पता नहीं कहाँ से ऑप्शन 3, 2 ऐसे बता रही थी। तो 1 हम्प होता है, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कंफ्यूज कर रहा था। 2 है, एलिफेंट्स आर सॉट आफ्टर फॉर। तो अब यहाँ पे ए स्किन, बी हेयर, सी मीट एंड डी आइवरी, ओके। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है, इससे आपको पता है फ्रेंड, जो एलिफेंट के टस्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और बाहर निकले होते हैं, और आइवरी बोलते हैं उसको। और आइवरी के लिए उसको मतलब पालन भी किया जाता है, फिर वो निकाल लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें भी उसकी बनती हैं। और उसी आइवरी के लिए उनको हंट भी किया जाता है, एनिमल्स की पोचिंग भी की जाती है, एलिफेंट की शिकार किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड है मेरे पास, द लॉन्ग नेक ऑफ द कैमल इज ड्यू टू ए नंबर ऑफ नेक वर्टिब्रा, सी लेंथ ऑफ द ईच नेक वर्टिब्री, सी डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स बिटवीन सक्सेसिव नेक वर्टिब्रा, एंड डी है डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर पैड्स बिटवीन सक्सेसिव नेक वर्टिब्रा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। और यहाँ पे जो थर्ड है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ईच नेक वर्टिब्रा। जो नेक वर्टिब्रा होती है उनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए कैमल की जो नेक होती है वो लंबी होती है। नाउ फोर्थ है हमारे पास, अ डिजीज इन्फेक्टिंग कैमल इज ए पुलोरम, बी स्यूरा, सी रिंडरपेस्ट, एंड डी है आपका इंसेफेलोमलेशिया। तो यहाँ पे डिजीज़ इन्फेक्टिंग कैमल इज़ कौन सी डिजीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो सुर्रा हो जाएगा, होगा सुर्रा डिजीज़। एनिमल ब्रीडिंग से आ गया क्वेश्चन। एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग देख लेते हैं, 1 सेलेक्टिव ब्रीडिंग, प्रोजेनी टेस्टिंग एंड इम्प्रूवमेंट आर टेकिंग प्लेस इन कैटल, बी बफेलो, सी शीप, डी एनुअल फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, प्रोजेनी की टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोजेनी है, और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कैटल में होती हैं, ओके। कैटल जो लाइव स्टॉक होते हैं। अब यहाँ पे इन ब्रीडिंग इज कैरीड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज ऑफ इट, ए इंक्रीज विगर, इम्प्रूव्स द ब्रेड, सी इंक्रीजेज हेट्रोजाइगोसिटी, एंड डी इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इसके बारे में बताया भी है। और मैंने अब एक्सप्लेन जब किया था तो ये होमोजाइगोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, होमोजाइगस बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसमें ही थर्ड है, मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज फाउंड इन ए डेनमार्क, बी इंडिया, सी चाइना, एंड डी इंडिया एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इंडिया और चाइना दोनों में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स थ्रू ए
इकेबाना टेक्निक, बी टिश्यू कल्चर, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, डी क्रोमोसोम इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है वो टेक्निक जिससे कि बहुत सारी न्यू पॉसिबल जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें प्लांट की ब्रीडिंग हो सकती है और एनिमल जिसमें डिज़ायर्ड करेक्टर हमको जो भी चाहिए एनिमल में वो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके बना सकते हैं। नाउ और आपको प्लांट्स के बारे में तो पढ़ाया ही था कि जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे थे, जीएम प्लांट्स जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ है, तो फिफ्थ में हमारे पास है दी फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज मेथडोलॉजी विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर कैटल, शीप, बफेलोज एक्सेट्रा, आइडेंटिफाई मिसिंग स्टेप्स ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें कि कैटल, शीप और बुफेलो के लिए जो है मेथडोलॉजीज़ वो शो की गई हैं। तो ए बी सी पहचानना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है काउ इज़ एडमिनिस्टर्ड विद ए हार्मोन। एक काउ है जिसमें ए हार्मोन डाला गया, एडमिनिस्टर किया गया उसको, फिर यहाँ पे बी हमें मिल रहा है। नाउ फिर क्या हुआ, उसके बाद 6 to 8 eggs पर साइकिल आर डिराइव्ड। अब एक साइकिल में उसको कितने एग्स हो रहे हैं, 6 to 8 एग्स हो रहे हैं काऊ में। नाउ आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया गया, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड मतलब कि जो स्पर्म्स थे उसके मेल काउंटर पार्ट से उसमें जो है इंट्रोड्यूस कराए गए काऊ में। तो जो फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल्स आर रिकवर्ड। तो अब क्या हुआ, 8 से 32 सेल्स जो है वो एग फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो जो है फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल्स वो रिकवर्ड हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो फिफ्थ है उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, नाउ यहाँ पे हमारे पास डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे डी करेक्ट हो जाएगा, ये जो हमारे पास ए था फ्रेंड वो कौन सा हार्मोन था, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये था। देन यहाँ पे जब बी है हमारे पास वो क्या है, ये जो बी है, अब यहाँ पे क्या हो गया, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंट्रोड्यूस कराया गया देन सुपर एवोल्यूशन हुआ। कैसे एवोल्यूशन हुआ, ड्यू टू इंड्यूस्ड फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन, इसके तो इसलिए सुपर मैच्योरेशन हुआ। देन जो सी है उसमें जब ये 8 to 32 सेल स्टेज आ गई, फर्टिलाइज्ड एग जब इतने सेल का बन गया तो उसके बाद फिर क्या किया गया, इसको जो है सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब ये जो है हमारे पास सेरीकल्चर में क्वेश्चन है, तो सेरीकल्चर के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ सिल्क कंटेन्स अ प्रोटीन नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सिल्क प्रोटीन वाला, तो आप लोगों को अब तक तो याद ही हो गया होगा, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। पहले तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। नाउ सिल्क कंटेन्स अ प्रोटीन नोन एज अ फाइब्रियन, बी कैसीन, सी सेरिसिन एंड डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ओके, ये हमारे इसमें जो सिल्क में होता है वो फिब्रियन भी पाया जाता है और सेरिसिन प्रोटीन भी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बॉम्बैक्स मोराई का। द लार्वा ऑफ बॉम्बैक्स मोराई इज़ नोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड बॉम्बैक्स मोराई का लार्वा देखते हैं, ए निम्फ, बी ट्रोकोफोर, सी कोकून एंड डी कैटरपिलर। तो देखिए फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का वो क्या हो जाएगा, कैटरपिलर। ओके, बॉम्बैक्स मोराई जो है उसका जो लार्वा है वो क्या कहलाएगा, वो कैटरपिलर कहलाएगा। नेक्स्ट है ओके, मलबेरी, मूंगा, ओक एंड टसर ऑल 4 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर प्रेजेंट इन सिंगल कंट्री, द कंट्री इज़। फ्रेंड ये जो सिल्क है इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि मलबेरी, मूंगा, ओक एंड टसर में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का या एडवांस सिल्क है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें तो कंट्री पूछा गया है, तो अब कंट्री देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ए है चाइना, बी इंडिया, सी जापान एंड डी है कोरिया। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड के लिए वो क्या हो जाएगा, थर्ड का बी, यानी कि हमारे इंडिया में ये सारी जो सिल्क की वैरायटीज़ हैं वो प्रेजेंट हैं। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड जो सेरीकल्चर है इसमें होता क्या है, जो सेरीकल्चर होता है इसमें जो इंसेक्ट जो कि सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं उनकी ब्रीडिंग की जाती है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, और 4 नेचुरल वैरायटीज़ सिल्क की प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका मलबेरी है, टसर,
एरी और मूंगा। ओके, ये जो हैं यहाँ पे ओक दिया हुआ है, एक्चुअली ये एक एरी सिल्क होता है। ओके, एरी सिल्क। तो नेचुरल सिल्क कौन कौन से हैं? मलबेरी, टसर, एरी एंड मूंगा, और ये इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। और इंडिया मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है। तो अब देखिए, जो सिल्क होते हैं वो दो टाइप के होते हैं फ्रेंड। ओके, एक तो आपके होते हैं मलबेरी सिल्क होता है, जो कि शहतूत, मलबेरी क्या होती है, शहतूत का पेड़ आप लोगों ने देखा, ये जगह जगह पे लगा रहता है आजकल। अभी मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा शहतूत भी हुए हैं। तो जो मलबेरी सिल्क होती है, या फिर इसको कल्टिवेटेड सिल्क कहते हैं, और जो दूसरा होता है नॉन मलबेरी या फिर वाइल्ड सिल्क। तो पहले वाले को क्या कहेंगे? मलबेरी सिल्क कहेंगे, या तो फिर कल्टिवेटेड सिल्क कहेंगे। ओके, ये फर्स्ट नंबर। और दूसरा जो कैटेगरी है ये क्या है? ये आपकी नॉन मलबेरी सिल्क है, या तो फिर इसको वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। हो गई दो कैटेगरी। तो देखिए, जो वाइल्ड मलबेरी सिल्क जो है वो असम, बिहार, इन सब जगहों पे होती है। तो टसर है, टसर सिल्क होती है, ये ओक फीडिंग लार्वा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसके लार्वा के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे जो टसर होती है, जो टसर सिल्क है, ओके, ये कैसे पाई जाती है? ये जो लार्वा, यानी जो सिल्क मॉथ का लार्वा ओक की पत्तियाँ खाता है, ओक फीडिंग। ओके, एक मिनट रुक जाइएगा फ्रेंड, यहाँ पे ओक फीडिंग यहाँ पे होगा। ओक फीडिंग जो लार्वा होगा इससे मिलेगा। नाउ जैसा खाएगा वैसा पैदा करेगा, ये उसी पे बेस्ड है, समझ लीजिए। तो ये क्या होता है, ये जो है, जो टसर होता है, उसके जो टसर के कोकून होते हैं, यानी कि आपको पता है जो सिल्क का मॉथ होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है? लार्वा होता है, कोकून होता है, देन उसके बाद उससे जो है बटरफ्लाई या मॉथ निकल जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो टसर का कोकून होता है वो साल ट्री, जो साल ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स होती हैं, उसी से अटैच होता है। ओके, वहीं पे जनरली ये पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मूंगा के बारे में बता देती हूँ। मूंगा जो होता है वो आसाम में प्रोड्यूस होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है, और जो है एम्ब्रॉयडरीज वगैरह के लिए यूज़ होता है। नाउ एरी या एरुंडी सिल्क बोला जाता है। एरी या एरुंडी सिल्क जो होता है, ये क्या होता है? ये आपका इसका जो कोकून होता है बहुत ही सॉफ्ट और वाइट या येलो होता है। ओके, और डेलिकेट होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आगे कुछ जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन एग लेइंग ऑफ बॉम्बैक्स मोरी द नंबर ऑफ एग्स आर ए 200 to 300, बी 300 to 500, सी 400 to 600 एंड डी है 500 to 700। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? ये 300 से 500 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आपका क्या होगा? एग्स होंगे। ओके, सिल्क मॉथ के बारे में बता रही हूँ। एग होगा, एग की स्टेज होगी, देन उसके बाद आपकी एग के बाद क्या बन जाएंगे? लार्वल स्टेज आ जाएगी। ओके, देन लार्वा होगा। लार्वा किस में कन्वर्ट होगा? लार्वा जो होगा वो प्यूपा में बदलेगा। प्यूपा फिर किस में बदल जाएगा? प्यूपा से फिर हमारा एडल्ट बन जाएगा, जो कि सिल्क का जो मॉथ होगा, जो एडल्ट, वो बन जाएगा। ओके, अब जो सिल्क वर्म किसको कहते हैं? सिल्क वर्म लार्वा को कहते हैं। सिल्क वर्म किसको कहते हैं? लार्वा को कहते हैं। ये होता है सिल्क वर्म। ओके, ये सिल्क वर्म है। नाउ कोकून फॉर्मेशन होता है। कोकून तो आपको पता ही है, कोकून जो होता है लिक्विड सिक्रीशन होता है प्रोटीनेशियस मटेरियल का, और ये जो प्रोटीन होती है फाइब्रोन होती है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फिब्रियन एंड सेरिसिन इन सिल्क इज। ऑप्शन है 50:40, बी है 80:20, सी 30:70 एंड डी 40:60। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 80:50। 80 जो है वो फिब्रियन होती है, 20 जो % होती है वो सेरिसिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्क लार्वा सीजेस टू ईट एंड स्टार्ट स्पिनिंग सिल्क अराउंड इट्स बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है, जो सिल्क लार्वा होता है ये खाना बंद कर देता है, रोक देता है, और ये अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ क्या करने लगता है? ये सिल्क की जो है स्पिनिंग करने लगता है, कताई करने लगता है, बुनाई करने लगता है। तो यहाँ पे ए क्या है, यानी कि ये अपने चारों तरफ इस तरीके से लिपट जाता है। देखा ही होगा कोकून अपने इस तरीके से होता है, पूरे धागे बुनने लगता है अपने चारों तरफ बॉडी में, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, नाउ
तो ये कब करता है? एट रैंडम, बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का, वो क्या हो जाएगा? आउटसाइड से इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ सिल्क वर्म सिक्रीट्स सिल्क? ए अडल्ट, बी लार्वा, सी कोकून, डी प्यूपा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है जो सिल्क वर्म है वो सिल्क कब सिक्रीट होता है, तो कौन सी स्टेज में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कोकून है। ओके, ये जो सिल्क थ्रेड होता है उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपटा होता है, वो कोकून कहलाता है। लाइफ साइकिल ऑफ द मलबेरी सिल्क वर्म इज कम्प्लीटेड, ए 20 डेज, बी 30 डेज, सी 35 डेज एंड डी है 45 डेज। कितने दिनों में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है? तो 8 का हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 45 दिनों का इसका लाइफ साइकिल होता है। विच इज प्रोटीन इन नेचर? ए पॉलीथाइलिन, बी सिल्क एंड वूल, सी सेलुलोज एंड डी टेरिलिन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है नेचर में, अच्छा क्वेश्चन है ये। 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिल्क और वूल क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्योंकि जो वूल होती है, जैसे कि अगर हम शीप वूल की बात करें तो क्या होता है, ये भी नेचुरल वूल है और ये प्रोटीन होती है, बालों में प्रोटीन होती है ना, हेयर की प्रोटीन, तो ये वो है। और सिल्क में तो अभी बताया ही है कि फिब्रियन और सेरेसिन होती है। नाउ डी सिल्क इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू ए सेरिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पिसिकल्चर एंड डी हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेरिकल्चर। 11 द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर, ए टीलोलिसिथल, बी पहला है टीलोलिसिथल, दूसरा है बी वाला टीलोलिसिथल, सी मेजोलिसिथल एंड डी है सेंट्रोलिसिथल। तो यहाँ पे हमारे पास जो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रोलिसिथल। ओके, यानी कि इसके सेंटर में योक होती है, सेंट्रोलिसिथल होगा। 12th देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है। सिल्क प्रोड्यूस्ड बाई एंथेरिया मेरिल्था इज ऑल्सो कॉल्ड, ए मुगा सिल्क, बी टसर सिल्क, सी एरी सिल्क एंड डी मैसूर सिल्क। 12 का हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, टसर सिल्क। ओके, जो एंथेरिया है वो टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म आर फाउंड इन इंडिया? ए बॉम्बेक्स मोरी, बी एंथेरिया पेपिहा, और सी है एंथेरिया एज्यूम, डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बॉम्बैक्स और एंथेरिया एंड सी है एंथेरा, ये तीनों ही प्रेजेंट है इंडिया में। 14 इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी सिल्क इज, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। बता चुकी हूँ इसको, इसमें हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 15 देख लेते हैं। एन इंसेक्ट हुज माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड चिविंग टाइप इन द लार्वर कंडीशन while they are siphoning type in the adult, and this insect gives an economically important substance during yet another stage of its development. The insect is A Anopheles, B Lexifer, C Bombax and D है Apis। तो यहाँ पे हमारे पास जो 15 है उसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? 15 का सी। हम लोग बॉम्बैक्स के बारे में पढ़ भी रहे हैं, सिल्क वर्म के बारे में, तो हम लोग इसको लगा भी सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक इंसेक्ट है जिसके माउथ पार्ट्स कैसे हैं, बाइटिंग और चिविंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं लार्वल कंडीशन में, और जो है टाइप इन द लार्वल कंडीशन, और जो सिफनिंग टाइप के होते हैं जब वो एडल्ट हो जाता है तो सिफन की तरह काम करता है। और ये जो इंसेक्ट होता है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, सब्सटेंस भी देता है अपने डेवलपमेंट में। तो सिल्क जो है वो इकोनॉमिकली यूज़फुल या इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो ये कहाँ से मिलता है? बॉम्बैक्स से मिलता है। नाउ 16 है मूंगा सिल्क वर्म फीड्स ऑन, ए शोरिया, बी टर्मिनेलिया, सी मैशुलस, डी मॉरस। तो यहाँ पे जो मूंगा सिल्क है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड, मूंगा सिल्क जो है किस पे फीड करता है? 16 का हमारे पास सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी वेस्ट बंगाल एंड डी है कर्नाटका। तो यहाँ पे आपको पता है कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका सिल्क भी बहुत फेमस है फ्रेंड। ओके, बहुत अच्छा सिल्क पाया जाता है कर्नाटका में। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? कर्नाटका। नाउ एपी कल्चर में हम लोग देख लेते हैं। तो एपी कल्चर क्या होता है? तो अब यहाँ पे देखिए एपिस, तो फ्रेंड देखिए जो हनी भी होती हैं उनका जो पालन किया जाता है, उनकी स्टडी, उनकी रियरिंग जो होती है वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? एपी कल्चर में पढ़ते हैं। ओके, तो एपिस डॉर्सेटा रिफर्स टू ए रॉक बी, बी लिटिल बी, सी इंडियन बी एंड डी यूरोपियन बी।
तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, और इस तरीके से आया था कि इंडियन बी का क्या नेम है, तो इंडियन बी का जो नेम होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो एपी कल्चर में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है रॉक बी। तो जो रॉक बी है वो एपिस डॉर्सेटा है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 2 वाला, a waxy substance produced by a honey bee to repair combs is called A. propolis, B. honeydew, C. nectar and D. ethylene। अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। प्रोपोलिस, ओके, ये जो वैक्सी सब्सटेंस होता है इसको क्या कहते हैं, प्रोपोलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हनी द परसेंटेज ऑफ माल्टोज एंड अदर शुगर इज A 9.2, बी 8.81, सी 10.5, डी है 11.2। तो हियर करेक्ट आंसर इज बी, 8.81% होता है। ओके, शुगर का परसेंटेज। 4 है हमारे पास, नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ मेथड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हनी बी इज ए वॉन फ्रिश, बी H.G. खुराना, सी हार्वे एंड डी डार्विन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, वॉन फ्रिश थे। इन्होंने क्या बताया था कि हनी बीज में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और आपको पता है हनी बीज में डांस भी होता है, पैटर्न होता है एक, जिस तरीके से वो जो है नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और जो है अपने छत्ते तक वापस आती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला, क्वीन इज स्पेसिफाइड फॉर ए एडमिनिस्ट्रेशन, बी मेकिंग अ हाइव, सी एग लेइंग एंड डी है कलेक्शन ऑफ फूड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो सी है। देखिए जो क्वीन होती है हनी बी में, उसका काम खाली अंडे देना होता है। एग लेइंग बैठी रहती है, अंडे देती रहती है और उसको रॉयल जेली खिलाई जाती है, खिला खिला के उसको मोटा कर दिया जाता है। देन उसके बाद वो एग लेइंग करती है। ओके, रॉयल जेली भी जो होती है वो इसको फीड कराई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन है वो क्या है, चूज दी करेक्ट पेयर। ए एपीकल्चर हनी बी, बी सेरीकल्चर फिश, सी पिसीकल्चर सिल्कवर्म एंड डी है एक्वाकल्चर लैक इंसेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है एपीकल्चर हनी बी, वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, इन विच बी बार्बल्स स्टिंग इज फाउंड, ए ड्रोन, बी वर्कर्स, सी क्वीन बी एंड डी है इन ऑल दी 3। तो देखिए यहाँ पे इनके पूछने का मतलब ये है कि जो मधुमक्खी होती है वो कौन सी मधुमक्खी ऐसी होती है जो डंक मार देती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इन विच बी बार्बल्स स्टिंग इज फाउंड। नाउ तो ये यहाँ पे बी बार्बल्स स्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, नाउ डंक वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बार्बलेस जो स्टिंग है वो पूछा जा रहा है, बार्ब वाली नहीं पूछी जा रही है। तो जो इसके तो बार्ब होते ही नहीं है, बार्बलेस है क्वीन बी। और अगर पूछा जाता कि बार्ब वाली है यानी जो स्टिंग है जिसके डंक होता है, तो उसका जो होता है वो आंसर दूसरा होता। तो यहाँ पे जो बार्बलेस होती है यानी कि इसमें कोई भी डंक नहीं होता है, तो वह क्वीन बी होती है। नाउ 8 है हमारे पास, स्टिंग अपरेटस इन हनी बी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए ओविपोजिटर, बी वैक्स ग्लैंड, सी एल्कलाइन ग्लैंड एंड डी पॉडिकल्स वाल्व्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो स्टिंग अपरेटस होता है हनी बी का यानी कि जो डंक होता है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ओविपोजिटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन विच बी वैक्स ग्लैंड्स आर फाउंड। बहुत अच्छा है फ्रेंड। ए क्वीन बी, बी ड्रोन, सी वर्कर्स एंड डी है बोथ इन क्वीन एंड वर्कर बीज। तो वैक्स ग्लैंड किस बी में पाई जाती है, तो 9 का यहाँ पे वर्कर्स बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, इनमें ही होती है वैक्स ग्लैंड। 10th, द मोस्ट कॉमनली मेंटेन्ड स्पीशीज ऑफ बी बाई बी कीपर इज, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ बीज आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो हनी के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ए एपिस मिलिफेरा, बी एपिस डॉर्सेटा, सी एपिस इंडिका एंड डी है एपिस फ्लोरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 10 का एपिस मिलिफेरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नाउ 11th वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। ए हनी, बी प्रोपोलिस, सी वैक्स एंड डी है रॉयल जेली। तो 11 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्स। ओके, ये कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस में यूज़ होता है, इसका जो वैक्स होता है। 12, honey bee keeps the nectar for some time in its A stomach, B salivary gland, C crop and D mouth। तो यहाँ पे हमारे पास जो 12 का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टोमक, अपने स्टोमक में रख लेती है। 13, विच वन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन एक्वाकल्चर। ए ऑयस्टर, बी सिल्कवर्म, सी सिंघारा एंड डी फ्रॉग। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, सिल्कवर्म। ओके,
नाउ अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डॉग कैट्स के बारे में यानी कैटल्स के बारे में पढ़ लिया। तो उसके बाद हमने एनिमल ब्रीडिंग भी पढ़ी, सेरिकल्चर भी पढ़ लिया, एपीकल्चर भी पढ़ लिया। अब आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो MCQs मिले हुए हैं, इनसे आप नोट्स बनाइए, इनसे प्रिपरेशन करिए, अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए, फुल मोड में। ओके, और लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दूसरों तक भी हेल्प पहुंचाइए, टीचिंग को सपोर्ट करिए और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।